ये जो नैरेटिव है कि कन्वर्जन हो रहा है, फोर्सिबली हो रहा है या प्रलोभन से हो रहा है, ये काफ़ी इट हैज़ गेन्ड मोमेंटम। तो वो नैरेटिव बिल्डिंग अक्रॉस द रीजन वही है, वायलेंस वही है और कानून जो बन रहे हैं ऑलमोस्ट सिमिलर। अच्छा, ये पुलिस फोर्सेस की इम्प्यूनिटी की जो आप बात कर रही हैं, ये क्या पेक्यूलियर है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में या साउथ एशियन कॉन्टेक्स्ट में हर जगह ऐसा? मॉब आएगी, आपके साथ मारपीट होगी, आप ही के घर में मारपीट हो रही है, आप ही की कलीसिया में मारपीट हो रही है और कंप्लेंट किसके खिलाफ लिखवाया जा रहा है? आप ही के खिलाफ। मीडिया में आई डोंट सी अ लॉट ऑफ रिपोर्ट्स कमिंग अराउंड क्रिश्चियंस, जो अटैक्स होते हैं क्रिश्चियंस पे। जैसे उत्तर प्रदेश में कई जगह पे वहाँ पे उन्होंने अपनी कलीसियाएं बंद ही कर दी हैं क्योंकि उनको डर है कि भाई संडे को मारपीट होगी, तो इससे अच्छा भाई हम लोग फ़ोन पे मिल ले, जूम पे मिल ले। ये फोर्स्ड कन्वर्जन का जो पूरा नैरेटिव है, ये पुलिसिंग, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और इवेंचुअली मॉब तक कैसे आता है, उसका प्रोसेस क्या है? कॉन्स्टेंटली हैविंग टू प्रूव योरसेल्फ कि भाई हम कुछ कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, हम लोग अपनी घर में दुआ कर रहे हैं, हमारे ही घर परिवार लोग हैं, ये आपको बार बार प्रूव करना पड़ रहा है। एंटी कन्वर्ज लॉ को आप ब्लास्फेमी से कैसे कंपेयर करती हैं? हाउ डू यू सी द टू लॉज एंड मतलब आर देयर सिमिलैरिटीज बिटवीन टू लॉज? जो मॉब के खिलाफ जो एक्शन लिया जाना है, आई वुड से अक्रॉस द होल रीजन देयर इज इम्प्यूनिटी। तो चाहे मॉब वायलेंस पाकिस्तान में हो रहा हो तो वहाँ पे भी जस्टिस नहीं मिलेगा आपको, इंडिया में हो रहा हो तो जस्टिस नहीं मिलेगा। कितनी इफेक्टिव है लीगल रेमेडीज हिंदुस्तान में, कितनी इफेक्टिव हैं पाकिस्तान में, कितनी इफेक्टिव हैं? पिछले साल का जो डेटा है यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम का, तो 800 करीब 830 के करीब 840 के करीब इंसिडेंट हुए हैं, उसमें से 39 या 40 इंसिडेंट्स में ही था जहाँ पे पुलिस कंप्लेंट हो पाई। कि एक नैरेटिव है कि फोर्स्ड कन्वर्जन और पैसे दे के कन्वर्जन, बट देयर आर पीपल हु जेन्युइनली वांट टू कन्वर्ट। कि दलित मुस्लिम्स एंड दलित क्रिश्चियंस आर इक्वली सिचुएटेड, उनका हाल उतना ही खराब है एंड यू कंपेयर इट टू अदर दलित कम्युनिटीज। आज की डेट में क्या क्रिश्चियन स्कूल्स को भी चैलेंजेस हैं, नॉर्मल मिशनरी स्कूल्स को भी चैलेंजेस हैं अपने एक्टिविटीज़ को चलाने के लिए? पाकिस्तान में बहुत सारे ब्लास्फेमी केसेस हैं जहाँ पे वायलेंस हो रहा है, मॉब वायलेंस हो रहा है। There are various laws that need repealing. In Pakistan, for instance, the blasphemy laws have to have safeguards. If not repeal, at least safeguards. So you have to bring them in. In anti-conversion laws, if not repeal, then safeguards. हेलो, सलाम, आदाब। मेरा नाम असद अशरफ है और नाउस नेटवर्क के एक और पॉडकास्ट में आप सबका खैर मकदम है। आज हमारी गुफ्तगू का मौजू साउथ एशिया में क्रिश्चियन कम्युनिटी पर बढ़ते हुए हमले हैं। इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तहमीना अरोड़ा, एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट और लॉयर जो खुद क्रिश्चियन समाज से आती हैं। तहमीना, हमें अपना वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तहमीना, टू बिगिन विद, जो ये क्रिश्चियंस पे अटैक हैं हिंदुस्तान में और साउथ एशिया में, चाहे वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, नेपाल हो, उसको आप कैसे सिचुएट करती हैं यहाँ की लीगल, पॉलिटिकल और सोशल फैब्रिक में, और कैसे देखती हैं, हाउ डज इट रिलेट टू वन ईच अदर? राइट, तो जो अक्रॉस द रीजन अगर आप देखें तो जो वायलेंस के पैटर्न्स हैं वो काफ़ी सिमिलर हैं। आपको दोनों सोशल हॉस्टिलिटी मिल रहा है, जैसे सोसाइटी से वायलेंस हो रहा है, कम्युनिटीज़ में वायलेंस हो रहा है, और दूसरा कानूनी जो प्रक्रिया है उससे भी आपके ऊपर दबाव पड़ रहा है। तो जो लॉज हैं, जो कानून बने वो भी सिमिलर हैं, एंड जो वायलेंस एंड हॉस्टिलिटी ग्राउंड पे आप, तो एग्जैक्टली आप वो देखेंगे, नेपाल हो जाए, श्रीलंका हो जाए, इंडिया हो जाए, बांग्लादेश हो जाए, पाकिस्तान, सो सिमिलर नैरेटिव्स कि वायलेंस क्यों हो रहा है। जो क्रिश्चियन है वो आउटसाइडर दिखता है, नॉट फ्रॉम द रीजन। पैसा क्यों आ रहा है कन्वर्जन के लिए, अमेरिका से आ रहा है, वेस्ट से आ रहा है। सो वो नैरेटिव बिल्डिंग अक्रॉस द रीजन वही है, वायलेंस वही है और कानून जो बन रहे हैं ऑलमोस्ट सिमिलर अक्रॉस द रीजन। कानून है अक्रॉस द बिल्कुल रीजन। बिल्कुल। और क्रिश्चियंस जो हैं किस पेक्यूलियर स्टेट में हैं साउथ एशिया में? मतलब आई थिंक क्रिश्चियन डोमिनेटेड कंट्रीज़ नहीं हैं, अलग अलग कंट्रीज़ में छोटे छोटे तादाद हैं पॉपुलेशन के, तो वो कैसे इम्पैक्ट करता है इस पूरे पैटर्न को वायलेंस के?
आई थिंक दैट्स अ मेजर फैक्टर एक्चुअली, क्योंकि अगर आप देखें, इनफैक्ट नेपाल एंड भूटान वुड बी द कंट्रीज परहैप्स जहाँ पे क्रिश्चियनिटी इज़ रिलेटिवली न्यू. बाकी जगह पे तो ओल्ड कम्युनिटीज़ हैं, हाँ, हिस्टोरिकल कम्युनिटीज़ हैं. नेपाल और भूटान विल बी द ओनली एक्सेप्शंस टू दैट. पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो कम्युनिटीज़ है वो बहुत छोटी छोटी हैं. सो majority states definitely there are, for instance like Nagaland, majority Christian state, but those are very very few. Even actual absolute numbers में भी वो बहुत कम होंगे. पाकिस्तान में अबाउट 2% है, इंडिया में 2.3% है, श्रीलंका में थोड़ा सा ज़्यादा अप्रॉक्सीमेटली 8% है, नेपाल में भी छोटा सा आई थिंक 0.some% है वो, एंड भूटान में तो इनफैक्ट इट्स अ नॉन एग्जिस्टेंट. आप लिटरली ऑन द हैंड यू कैन काउंट द कम्युनिटी. तो बहुत ही स्मॉल, एंड देयरफॉर यू आर लिविंग इन सोसाइटीज़ जहाँ पे अधिकतर लोग आपकी तरह नहीं हैं. आप यू विल ओनली मीट अ क्रिश्चियन परहैप्स ऑन संडे और मे बी वन अदर डे जहाँ पे आपका कोई प्रेयर टाइम हो या कुछ हो. बाकी टाइम तो आप you are in a very big majority of other faith communities. Now that will differ in location. Pakistan, for instance, obviously it's a largely Muslim, and in Hindu thing it will be India and Nepal. अगर आप बुद्धिस्ट सोचे तो श्रीलंका है. तो but small communities but very integrated but also very isolated. और हिंदुस्तान में जो अभी रिसेंटली स्पाइक है हम देख रहे हैं, जो डेटा है क्रिश्चियन इवेंजलिस्ट फोरम का और यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम का, मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा स्पाइक है. 144 से कुछ 814 के अराउंड अटैक्स हैं पिछले 10 साल में. ये स्पाइक ऑलमोस्ट कई गुना बढ़ गया है, राइट? उसके पीछे क्या रीज़न है हिंदुस्तान में? व्हाट इज़ हैपेंड इन द लास्ट 10 years दैट अटैक्स हैव गॉन सो वाइड एंड तो डेफिनेटली द नैरेटिव बिल्डिंग हैज़ बिकम मच स्ट्रॉन्गर. अगर हम देखें ओवर द लास्ट these 10 years, political changes of course जो हम लोग देख रहे हैं in India, that has resulted in this. The narrative has really shifted. कि अगर हम लोग देखें कि जो violence है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है ग्राउंड पे. इट इज़ यूज्ड एज अ वे फॉर पॉलिटिकल लेवरेज. तो आपका जो छोटा कम्युनिटी वर्कर है, अब वो ये वायलेंस करता है, उसको सोशल मीडिया पे डालता है, उससे आसपास के लोग देखते हैं एंड ही राइजेस पॉलिटिकली. तो ये चल रहा है वहाँ पे उनकी तरफ से टू राइज विद इन द रैंक्स. तो वहाँ पे वो है. एंड जो सोशल इन्वायरमेंट बन रहा है, ये जो नैरेटिव है कि कन्वर्जन हो रहा है, फोर्सिबली हो रहा है या प्रलोभन से हो रहा है, ये काफ़ी इट हैज़ गेन्ड मोमेंटम अक्रॉस द रीजन. आई वुड से दिस इज़ नॉट ओनली इंडिया. ये नेपाल में भी है. पाकिस्तान में थोड़ा सा अलग है, बट डेफिनेटली नेपाल में ये बहुत स्ट्रॉन्ग आइडिया है. आप किसी से भी बात करोगे तो बोलेंगे कि कहीं कन्वर्जन हो रहा है, पैसे से हो रहा है. आपने किसी को देखें पर्सनली, आप जानते हैं किसी को कि जिसको पैसा मिला हो, कोई नहीं बता पाएगा, पर नैरेटिव स्ट्रॉन्ग है. नैरेटिव स्ट्रॉन्ग है. जो लोगों को पकड़ा जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उनसे बोलो क्या है आपको पैसा मिला, तो वो बोलेंगे कि नहीं हमें नहीं मिला और किसी और को. वो तो दैट इज़ अ वेरी स्ट्रेंज थिंग. पर ये आइडिया बहुत स्ट्रॉन्ग है कि पैसा ज़रूर आ रहा है, उनको दिया जा रहा है. तो आई विल गिव यू अ पर्सनल एग्जांपल. वन लेडी हु वर्क्स एज अ डोमेस्टिक हेल्प हमारे सोसाइटी में ही, वो आई मेरे पास. उन्होंने बोला मुझे कि दीदी मेरा बेटा क्रिश्चियन बन गया है. तो मैंने कहा अच्छा. तो मैंने कहा कि हमने सुना था पैसा मिलेगा. तो मैंने कहा पैसा मिलेगा, किससे सुना आपने ये? तो देन शी सेड पर यहाँ पैसा मिलता नहीं, यहाँ तो वो बेचारा देता रहता है पैसा, कभी कलीसिया में दे रहा है, कभी किसी गरीब को दे रहा है. तो ये तो पैसा देता जा रहा है, पैसा आ नहीं रहा है. तो देन आई स्पोक टू हर कि बाइबल से हम लोग को तो देने की वो है कि वी आर सपोज टू बी जेनरस, तो आपको मिलेगा कुछ नहीं. हाँ. तो बट ये आइडिया कितना स्ट्रॉन्ग है लोगों के माइंड में. मेरे को हंसी भी आती है बोलने में, बट नैरेटिव बिल्डिंग हो चुका है काफ़ी. हाँ. तो मतलब पिछले 10 साल में आप कह रही हैं कि नैरेटिव बिल्डिंग एक हुआ है जिससे स्ट्रक्चरल चेंजेस बहुत सारे आए हैं. एंड जो पुलिस की तरफ से, पुलिस का आई वुड से
जो इम्प्यूनिटी मॉब्स को मिल रही है, पहले आप कंप्लेंट लिखवाने जाएं तो फिर भी कंप्लेंट हो जाती थी, मारपीट हो रही थी पर कंप्लेंट्स भी हो रही थी। आज की डेट में कंप्लेंट लिखना बहुत मुश्किल है कि मॉब आई है, जो रूटीन पैटर्न है। मॉब आएगी, आपके साथ मारपीट होगी, आप ही के घर में मारपीट हो रही है, आप ही की कलीसिया में मारपीट हो रही है, और कंप्लेंट किसके खिलाफ लिखवाया जा रहा है? आप ही के खिलाफ। तो मॉब के खिलाफ एब्सोल्युटली नो एक्शन बीइंग टेकन। तो पिछले साल का जो डेटा है यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम का, तो 800 करीब 830 के करीब 840 के करीब इंसिडेंट हुए हैं। उसमें से 39 या 40 इंसिडेंट्स में ही था जहाँ पे पुलिस कंप्लेंट हो पाई। तो लोग लिख रहे हैं कंप्लेंट, पुलिस ले नहीं रही है। लोग डरते हैं कंप्लेंट देने से, इसलिए भी नहीं दे रहे हैं पुलिस को, क्योंकि उनको मालूम है आगे वो कंप्लेंट देंगे तो आगे और वायलेंस हो सकता है। तो उसकी वजह से जो डर है, जो फियर है कम्युनिटी में, वो बहुत ज़्यादा है। तो आप सोचिए 800 से ऊपर इंसिडेंट हुए, पर सिर्फ 40 के करीब कंप्लेंट लिखवाए गए। अच्छा, ये पुलिस फोर्सेस की इम्प्यूनिटी की जो आप बात कर रही हैं, ये क्या पेक्यूलियर है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में या साउथ एशियन कॉन्टेक्स्ट में हर जगह ऐसा? कई जगह पे है। आई वुड से नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश में तो बहुत ज़्यादा रूल ऑफ लॉ। आई थिंक दी ओनली जो कंट्री जहाँ पे थोड़ा सा बेटर है सिचुएशन है, वो है श्रीलंका। नेपाल में सैडली बहुत सारे इंसिडेंट्स मैं आपको बता सकती हूँ। अभी नेपालगंज है, बिल्कुल इंडिया के बॉर्डर के साथ सटा हुआ। वहाँ पे मॉब आई, उन्होंने क्रिश्चियंस थे, वो लोग सड़क पे खड़े हुए थे और वो एक ट्रैक्ट बाइबल के वर्सेस के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। तो मॉब आई, उनके साथ मारपीट हुई, उनका मुंह काला किया गया। एंड जब पुलिस आई वहाँ पे, पुलिस ने नो एक्शन टेकन अगेंस्ट द मॉब, और ओनली एक्शन टेकन अगेंस्ट द क्रिश्चियंस। दे वर अरेस्टेड, डिटेन्ड, और उनके खिलाफ वहाँ पे केस शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान में बहुत सारे ब्लास्फेमी केसेस हैं जहाँ पे वायलेंस हो रहा है, मॉब वायलेंस हो रहा है। पुलिस क्या करेगी? आपको अरेस्ट करेगी ये कह के कि भाई हम आपकी सुरक्षा के लिए आपको अरेस्ट कर रहे हैं। बट आपको अरेस्ट तो कर लिया, फिर आपको या तो डिटेन करें, आपको हिरासत में ले ले या सेफ कस्टडी में ले ले, फिर छोड़ दे। पर नहीं, ऐसा नहीं, फिर उनके खिलाफ केस होता है। एंड वही हम लोग इंडिया में भी देख रहे हैं। बांग्लादेश में इट इज़ ऑलमोस्ट कि आप कंप्लेंट डाल भी दे तो कोई एक्शन नहीं होगा। पीपल नो कि कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। तो वो लोग मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करने का, कहीं सुलह हो जाए वैसे करके सिचुएशन को निपटाएंगे, केसेस को वहाँ पे। तो ये बांग्लादेश में गवर्नमेंट चेंज होने के बाद ऐसा सिचुएशन हुआ है या नहीं, पहले से सिचुएशन ऐसा है? आई मीन हम लोग कई सालों से वहाँ पे वो ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो मैनी पीपल विल से ठीक है, कई केसेस चलते भी हैं, ऐसा नहीं है केसेस बिल्कुल, बट ये केसेस चलेंगे तो वहाँ पे रजामंदी से या कॉम्प्रोमाइज़ करके वो लोग सुलह करके वो लोग कोशिश करने की कोशिश करेंगे। एंड आई पर्सनली वांट टू अंडरस्टैंड कि मीडिया में आई डोंट सी अ लॉट ऑफ रिपोर्ट्स कमिंग अराउंड क्रिश्चियंस, जो अटैक्स होते हैं क्रिश्चियंस पे, उस तरह का मुझे लगता है कि मीडिया एक नैरेटिव नहीं बनाती है उन अटैक्स के ख़िलाफ़। लेकिन अदर कम्युनिटीज़ आई सी दैट दे आर लॉट ऑफ, मतलब डिस्पाइट द फैक्ट दैट दे आर रिसीविंग एंड, लेकिन उनके ख़िलाफ़ उनके बारे में रिपोर्ट से बहुत आते हैं, एक चर्चा होती है, एक डिबेट होता है। लेकिन क्रिश्चियंस क्या बहुत छोटी तादाद में हिंदुस्तान में और किसी के वोट बैंक एज सच नहीं है? करेक्ट, आई डेफिनेटली थिंक वो एस्पेक्ट भी है। एंड जो एटलीस्ट ये भी है कि कई बार जो क्रिश्चियंस के खिलाफ हो रहा है वो मारपीट हो रही है, एंड इट इज़ नॉट एक्सट्रीम वायलेंस। तो लिंचिंग नहीं है, मर्डर्स नहीं है, हैं कुछ हैं ऐसे बट कम है। बट सम इंसिडेंट्स ओनली गेट मीडिया कवरेज। जैसे आई थिंक अबाउट 1-2 महीने पहले की बात थी, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, मैं भूल रही हूँ, सॉरी, बट 2 नन्स हैं जिनको पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन से पुलिस ने डिटेन किया था जब वो लोग लेके जा रहे थे कुछ और गर्ल्स को। दे हैड बीन टेकिंग देम फॉर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एंड ऑल्सो फॉर, बट दे वर ऑल क्रिश्चियंस को ही ले जा रहे हैं साथ में। एंड उनके साथ कुछ ट्राइबल आदमी भी था, उनका नाम मैं भूल रही, बट वहाँ पे बिकॉज दे वर फ्रॉम केरला दोज नन्स, तो वहाँ पे बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। बिकॉज लाइक यू सेड, वहाँ पे वोट बैंक का एक अपॉर्चुनिटी था, वहाँ पे प्रेशर बना। तो डेफिनेटली मीडिया रिपोर्टिंग इज़ लेस, आई वुड से। फिर भी
in the last few years the alternate media and social media पे कुछ coverage है, definitely है compared to previously, but a lot more needs to be done. I would say अगर आप बाकी countries में देखें, फिर इंडिया में तो फिर भी थोड़ा बहुत रिपोर्टिंग चल रहा है. पाकिस्तान में इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रिपोर्ट, स्पेशली ब्लास्फेमी केसेस पे. यू विल हियर अबाउट इट जब मॉब वायलेंस हो गया तो मे बी, बट नॉट नेसेसरली जब ये इशू फोर्स्ड जो मैरिज हो रहा है ऑफ दीज माइनर गर्ल्स, तो वो केसेस अंडर रिपोर्टेड है. या नेपाल में बहुत कम रिपोर्टिंग मिलेगी. बांग्लादेश में तो ऑलमोस्ट ना के बराबर. अभी कुछ बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो डेफिनेटली उस चीज़ को रिपोर्ट किया जाएगा, बट जो एवरी डे सोशल हॉस्टिलिटी है उसका नैरेटिव एंड इन डेप्थ रिपोर्टिंग वो मिसिंग है फ्रॉम द रीजन. अच्छा, ये फोर्स्ड कन्वर्जन का जो नैरेटिव आपने बताया कि फोर्स्ड कन्वर्जन का एक नैरेटिव तैयार किया जाता है, उसके बाद ये ट्रांसलेट करता है वायलेंस में, मतलब सोसाइटी में आ जाता है और वायलेंस में ट्रांसलेट करता है. तो ये आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ रिपीटिशन ऑफ व्हाट यू हैव ऑलरेडी सेड, बट देन सिंस आई हैड मेंशन्ड दिस क्वेश्चन इन माय लिस्ट, तो दोबारा हम चाहेंगे थोड़ा सा आप और रोशनी डालें उस पर कि ये फोर्स्ड कन्वर्जन का जो पूरा नैरेटिव है, ये पुलिसिंग, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और इवेंचुअली मॉब तक कैसे आता है, उसका प्रोसेस क्या है? राइट. तो आई थिंक नैरेटिव जो है वो सेट हो गया है सोसाइटी में. तो व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ दैट व्हेन पीपल आर मूविंग अराउंड, दे आर लुकिंग फॉर कि ये हो क्या रहा है. सो आई गिव यू, अभी दिल्ली का ही एग्जाम्पल है. यहाँ पे कुछ इवेंट हो रहा था, किसी के घर में ही लोगों को बुलाया हुआ था, प्रेयर का टाइम था, एंड वो लोग अपने ही सब अपनी चर्च के लोग मिलके प्रेयर कर रहे थे. तो उन्होंने कुछ खाना मंगाया, तो जब डिलीवरी वाला आया खाना लेके, उसने देखा कि अरे यहाँ तो लोग बैठे हैं, ये यहाँ पे कुछ म्यूज़िक, क्रिश्चियन म्यूज़िक लग रहा है, ये लोग चल रहा है, कुछ प्रोग्राम चल रहा है. उसने पुलिस को बुलाया और बोला कि यहाँ पे कन्वर्जन हो रहा है. तो उसको क्या मालूम, वो खाना डिलीवर करने आया है आदमी, और उसने बोल दिया कन्वर्जन हो रहा है. पुलिस आई, थैंकफुली दिल्ली है तो थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन बेटर है उस हिसाब से, तो पुलिस ने उसको वहाँ पे डील कर दिया कि भाई लोगों से पूछताछ, फिर भी लोगों से पूछताछ की कि भाई क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, कौन लोग हैं, सब समझाया और उनको छोड़ दिया. यही चीज़ अगर कहीं और हो रही होती, किसी और स्टेट में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, स्पेशली नॉर्दर्न बेल्ट में आप देख लीजिए, वैसे इट्स ऑल्सो इन द साउथ बट नॉर्थ में थोड़ा ज़्यादा है, राजस्थान में, तो वहाँ पे पुलिस आपको छोड़ेगी नहीं. वहाँ पे पुलिस कहेगी आइए, आप बताइए, आप लोग कौन हैं, अच्छा आपका नाम ऐसा क्यों है, तो आप हिंदू होंगे पक्का. सो यू नो दिस सॉर्ट ऑफ कॉन्स्टेंटली हैविंग टू प्रूव योर सेल्फ कि भाई हम कुछ कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, हम लोग अपनी घर में दुआ कर रहे हैं, हमारे ही घर परिवार लोग हैं, ये आपको बार बार प्रूव करना पड़ रहा है. तो कई बार ऐसे केसेस आए हमारे पास कि जो बर्थडे पार्टी है उसको कन्वर्जन का वो दे दिया गया है. वेडिंग रिसेप्शन, आपने किसी को अपने बच्चे की शादी पे बुलाया है, उसको कन्वर्जन का वो आरोप दिया गया है. आपने मेडिकल कैंप खोला तो उसको कन्वर्जन का आरोप, आपने स्कूल खोला, एंड कई चीज़ें तो हैं कि इट इज़ लोकल एनिमिटी. भाई आपका स्कूल नहीं चल रहा है, मेरा चल रहा है, आपने मेरे को बोल दिया आप कन्वर्ट करते हो. आपका ट्यूशन सेंटर नहीं चल रहा है, मेरा चल रहा है, तो वैसे करके देयर इज़ अ लॉट ऑफ दैट लोकल डायनामिक चल रहा है. आपका स्कूटर मेरे घर के सामने खड़ा है, तो इसको मैरिटल डिस्प्यूट्स तक के में भी ये कन्वर्जन का एंगल, क्योंकि अब जो नए कानून हैं उसमें सब मैरिज भी इंक्लूडेड है. तो जहाँ पे मिक्स्ड मैरिजेस हैं, जहाँ पे डिफरेंट कम्युनिटीज़ का है, सब जगह वहाँ पे, एंड सैडली बिहाइंड इट आर मोटिवेटेड पीपल. समटाइम्स इट इज़ लॉयर्स हु कैन बी मोटिवेटेड कि ये वाला लगा दीजिए, इसको क्यों नहीं कर लेते ऐसे. बट देर इज़ ये स्मॉल पेटी डिस्प्यूट्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड. हाँ बिल्कुल. एंड पहला जो इनिशियली, अब तो नाउ द न्यू लॉज डोंट इवन हैव दैट प्रोटेक्शन. पहले था कि आपको इंटरेस्टेड पार्टी होना है. Now you don't have to be an interested party. So who is an interested party? I am trying to शेयर समथिंग विद यू. आप इंटरेस्टेड पार्टी हैं, आप कंप्लेंट डालिए कि भाई मैंने आपको पैसा दिया, मैंने आपके ऊपर दबाव डाला.
आप थर्ड पार्टी कौन है? आप सड़क पे चल रहे हैं, आप खाना डिलीवर कर रहे हैं, आपका कोई लेना देना नहीं, आप कंप्लेंट डाल रहे हैं। तो अभी एक सुप्रीम कोर्ट में एक डिसीजन आया था, करीब आई थिंक मिड अक्टूबर में आया है। इसको हम लोग फतेहपुर जजमेंट के नाम से ज़्यादातर जानते हैं। डॉक्टर आर.बी. लाल एक बड़ा इंस्टीट्यूशन चलाते हैं इलाहाबाद में, उनका और बहुत सारे अलग अलग संस्थाएं जुड़ी हुई थी। यहाँ पे एक हॉस्पिटल था दैट हैज़ बीन रनिंग इन दैट लोकेशन फॉर ओवर 100 years एंड उनके कुछ एम्प्लॉयज़ दे वर मीटिंग इन अ चर्च कलीसिया में। वो वहाँ पे गुड फ्राइडे के दिन से पहले एक दिन पे वो लोग प्रेयर कर रहे थे, छोटा सा 40 लोग के आसपास, सभी क्रिश्चियन। एंड वहाँ पे अगेन थर्ड पार्टी वॉकिंग ऑन द रोड सेइंग यहाँ पे कन्वर्जन हो रहा है। कन्वर्जन का एलिगेशन लगाया, पुलिस आई, पुलिस अरेस्टेड एवरीवन, और वही केस उन्होंने मल्टीपल एफआईआर्स। अब नॉर्मल क्या होता है, एक एफआईआर होती है एक इंसिडेंट को लेके, और एक इंसिडेंट एफआईआर खराब लिखी गई थी, बेल हो गई थी लोगों की, तो उन्होंने मल्टीपल एफआईआर्स। एंड सुप्रीम कोर्ट ने क्या देखा जब वो कॉशिंग के ऊपर फाइनली इट रीच द सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने कहा कि बिल्कुल कॉपी पेस्ट एफआईआर्स, कॉपी पेस्ट स्टेटमेंट्स, सिर्फ नाम बदले गए हैं, इवन ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैव बीन कॉपीड, FIRs रजिस्टर्ड अगेंस्ट डेड पीपल, FIRs अगेंस्ट माइनर्स जो वहाँ लोकेशन पे नहीं थे। सो यू नो जस्ट कंप्लीट एंड पुलिस का जो रोल है इसमें, अब ना पुलिस लिखेगी FIR, ना पुलिस लेगी स्टेटमेंट, तो यू कैन सी हैंड इन ग्लव the police working with certain local groups. So that is the problem. That is, and I mean, this of course is true in India, but like I said, this is also true in Nepal. जो वहाँ पे, I'll give you an instance, वहाँ पे एक orphanage चल रहा था। Orphanage मतलब orphanage क्या? It was a children's home जहाँ पे बच्चों को parents या their relatives have asked the pastor to keep the children. But what is the court held? Ki because you did not take adequate permission, it will be seen as conversion. So this narrative कि भाई आप कोई भी कुछ कर रहे हैं, any charitable activity will be associated with conversion. कैन ड्रॉ पैरेलल्स, मतलब क्रिश्चियंस के साथ ये हो रहा है कि चैरिटेबल एक्टिविटीज़ के साथ स्कूल्स खोलने पे एक नैरेटिव बन जा रहा है कि ये कन्वर्जन का काम कर रहे हैं। उस जैसे मुसलमानों में होता है, मुझे दिखता है कि लव जिहाद के नाम पे एक नैरेटिव बन रहा है कि ये कन्वर्जन का काम कर रहे हैं। तो आई थिंक आई कैन ड्रॉ पैरेलल्स बिटवीन टू माइनॉरिटीज़ हियर एंड सी दैट हाउ थिंग्स आर अ टैंडम विद ईच अदर, राइट। तहमीना, ये बताएं मुझे कि ये क्रिश्चियंस पे जो पाकिस्तान में, श्रीलंका में और नेपाल में जो अटैक हैं, स्पेशली पाकिस्तान में जो ब्लास्फेमी का पूरा एक वो है लॉ है, तो इसमें हिंदुस्तान में जो अटैक्स हो रहे हैं एंटी कन्वर्जन लॉ के अंडर, तो एंटी कन्वर्जन लॉ को आप ब्लास्फेमी से कैसे कंपेयर करती हैं? हाउ डू यू सी द टू लॉज, एंड मतलब आर देयर सिमिलैरिटीज बिटवीन टू लॉज, और ब्लास्फेमी इज मोर स्ट्रिंजेंट, मोर ड्रैकोनियन देन एंटी कन्वर्जन लॉ इन इंडिया? So definitely Pakistan's blasphemy laws are among the most stringent in the world. So they cannot be compared in the same way as the anti-conversion law, because blasphemy is about protecting certain religious ideas, religious figures, religious text. Now, but where the similarity जहाँ पे होती है वो है कि जो इनका misuse है, तो पाकिस्तान का जो ब्लास्फेमी लॉ है वो 1980s के बाद से बहुत स्ट्रिंजेंट बनाया गया, तो इंक्लूडिंग नाउ द डेथ पेनल्टी, जो अब यहाँ पे एंटी कन्वर्जन लॉ के लिए भी वो लोग मांग कर रहे हैं, बट अभी हुआ नहीं है अभी तक। इट इज़ लाइफ इम्प्रिजनमेंट विच इज़ बैड इनफ, बट पाकिस्तान में डेथ पेनल्टी। अब वहाँ पे क्या होता है, जो मिसयूज़ है, जैसे यहाँ पे भी एंड अदर लोकेशंस इन नेपाल एंड बांग्लादेश ऑल्सो देयर इज़ मिसयूज़। तो वहाँ पे भी द मिसयूज़ इज़ कि कोई भी पेटी डिस्प्यूट है, कई केसेस हम लोग के पास सामने आई हैं जहाँ पे नेबर्स के डिस्प्यूट की वजह से उन्होंने ब्लास्फेमी का चार्ज लगा दिया है। कोई स्वीपर है, वो झाड़ू लगा रहा है, वहाँ पे कोई टेक्स्ट मिला है, वो टेक्स्ट बोला जाएगा कि वो कुरान का एक पेज था, तो उसके ऊपर वहाँ पे दैट इज़, इतने ज़्यादा वहाँ पे केसेस हो रहे हैं जहाँ पे मिसयूज़ है, एंड इट हैज़ बीन रिपीटेडली द कोर्ट्स हैव फाउंड आल्सो कि मिसयूज़ कर रहे हैं।
अभी मोस्ट रिसेंटली जो पाकिस्तान का है, देयर इज़ अ ब्लास्फेमी बिजनेस ग्रुप दैट हैज़ बीन आइडेंटिफाइड। तो ये क्या करती हैं, ये व्हाट्सएप मैसेजेस भेजते हैं लोगों को, एंड व्हाट्सएप मैसेज में दे विल राइट उसके बाद कि आपने ये मुझे कैसा टेक्स्ट भेज दिया है। तो आप थोड़ा चौंकेंगे कि भाई क्या टेक्स्ट है, एंड आप उसको देखेंगे, फिर वो कहेंगे ये वाला, देन यू विल आस्क व्हाट टेक्स्ट, क्योंकि मैंने तो भेजा नहीं आपको कोई टेक्स्ट। तो देन दे विल से दिस टेक्स्ट एंड दे विल सेंड इट बैक टू यू, और वो आपके फ़ोन पे फिर देयर इज़ अ ब्लास्फेमस टेक्स्ट। तो देन दे विल ट्राई एंड ब्लैकमेल यू। आपने अगर पैसा नहीं दिया तो आपके खिलाफ केस डलता है। एंड इसमें द कोर्ट्स फाउंड कि द पुलिस वाज डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड, एंड इनफैक्ट इन्वेस्टिगेशन चल रहा था। इनफैक्ट वहाँ पे तो बहुत बवाल मचा, क्योंकि उनके कोर्ट्स में the senior judges passed some very strong remarks against the blasphemy business group. उसके खिलाफ, because of that, the chief justice had to sort of withdraw his statement, take back, etc. because there was such a ground पे इतना ज़्यादा वहाँ पे agitation हो गया था. But the misuse of law, आप इंडिया में भी देखेंगे एंड पाकिस्तान में भी देखेंगे, एंड इसमें सबसे ज़्यादा हुआ टारगेटेड people who are belonging to the majority faith only. So the most frequently accused people in Pakistan under the blasphemy laws are Muslims. Christians भी पकड़े जाते हैं, Ahmadiyas भी पकड़े जाते हैं, but सबसे ज़्यादा कौन? Muslims. Because वहाँ पे it is the complete misuse, and यही आप यहाँ पे भी देख रहे हैं that these laws are going to be misused. They are already being misused. So that is the similarity. Though the text itself is different. यहाँ पे conversion, anti-conversion laws में conversion is being restricted. वहाँ पे it is about religious thought कि you are not saying anything that will outrage. You're just insulting something. हाँ, correct. और मुझे ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि लीगल रेमेडीज़ क्या हैं हिंदुस्तान में और अलग अलग मुल्कों में, और कितनी इफ़ेक्टिव हैं लीगल रेमेडीज़ हिंदुस्तान में, कितनी इफ़ेक्टिव हैं पाकिस्तान में, कितनी इफ़ेक्टिव हैं। बांग्लादेश का आपने बताया कि इट्स वेरी 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 बैड सिचुएशन देयर। या आई वुड से बांग्लादेश इज़ द हार्डेस्ट। वहाँ पे कंप्लेंट लिखवाना सब कुछ, आई थिंक इंडिया इज़ स्टिल बेटर। आप लिखवा सकते हैं कंप्लेंट, आप ऑनलाइन जाके लिखवा दीजिए। द प्रॉब्लम इज़ प्रोसेस बहुत स्लो है इंडिया में। आपको बहुत टाइम, साल लग जाएंगे। बट बहुत ज़्यादा जो हम लोग एंटी कन्वर्जन लॉ के केसेस में देख रहे हैं कि आई वुड से 99% जो हम लोग को केसेस सामने आई हैं वहाँ पे एक्विटल्स हुई हैं। टाइम लगा है, केस बहुत सालों से चला है, आपका खर्चा हुआ है, आपका नुकसान हुआ है, बट आप एक्विट हो जाएंगे। ये ज़रूरी नहीं है नेपाल में। नेपाल में कन्विक्शंस हो रही हैं, जबकि कानून ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट वहाँ पे कन्विक्शंस हो रही हैं दैट वी आर नोटिसिंग इवन अप टू द सुप्रीम कोर्ट। एंड इन पाकिस्तान वी आर सीइंग डिलेज, लॉन्ग डिलेज। तो प्रोसेस बहुत स्लो है, बट दिस इज़ ऑल जहाँ पे आपके ऊपर फॉल्स केस लगाया गया। बट जो मॉब के खिलाफ जो एक्शन लिया जाना है, आई वुड से अक्रॉस द होल रीजन देयर इज़ इम्प्यूनिटी। हाँ, तो चाहे मॉब वायलेंस पाकिस्तान में हो रहा हो तो वहाँ पे भी जस्टिस नहीं मिलेगा आपको, इंडिया में हो रहा हो तो जस्टिस नहीं मिलेगा, बांग्लादेश में हो रहा है तो। इस इम्प्यूनिटी के पीछे कहीं नेशनलिज्म भी एक फैक्टर है क्या? हिंदू नेशनलिज्म, मुस्लिम नेशनलिज्म? डेफिनेटली आई दैट इज़ पार्ट ऑफ द होल नैरेटिव बिल्डिंग कि ये लैंड हमारा है, ये belongs to a certain religious group. Like you said, Pakistan, Sri Lanka, everywhere is the same narrative. And यहाँ पे the minority will be treated as second class citizen. Right. तो वो narrative building में definitely एक part है। नेशनलिज्म का एक important role होता है। But I would say that is also a more recent thing कि अगर आप देखें कि पुलिस का एक्शन नहीं होना, because पहले ये narrative हल्का मतलब चल रहा था बैकग्राउंड में, बट एटलीस्ट पुलिस एक्शन, द लॉ वाज टेकिंग इट्स कोर्स। टाइम लगेगा बट यू विल गेट सम रिलीफ, बट अब वो दैट ड्रॉप इन द रूल ऑफ लॉ in the region is problematic. But then there are other factors also. बहुत ज़्यादा political instability है across the region. India has been
द मोस्ट स्टेबल ऑफ most stable. या बट अक्रॉस आप इन सभी में देख लीजिए अभी बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिकल, देन रूल ऑफ लॉ नेचुरली विल गो टू वन साइड. राइट Yeah. राइट राइट. अच्छा तमीना, आपने बताया कि लोकल फैक्टर्स भी, चाहे वो बिजनेस इंटरेस्ट हों, जहाँ पे लोग एक दूसरे के खिलाफ केस कर देते हैं कि उनका स्कूल नहीं चल रहा है, मेरा स्कूल नहीं चल रहा है, उनका स्कूल चल रहा है, या उनके चर्च में ये हो रहा है, हमारे यहाँ नहीं हो रहा है. तो लार्जर लेवल भी आपको लगता है ये इकोनॉमिक डिस्ट्रेस और कंपटीशन और रिसोर्सेज बीइंग चैलेंज्ड इनटू रिलीजियस हॉस्टिलिटी क्रिश्चियंस के खिलाफ? Definitely. See, economic prosperity is wanted by all, but not everyone has it. अभी तो economically, all these countries are facing major crisis, economic crisis. तो उसमें आपको चाहिए कि आप थोड़ा सा आगे बढ़ें, या थोड़े से एडवांटेज के लिए लोग मिसयूज़ करते हैं. बट वो भी मैं बोलना चाहूँगी कि इट इज़ नॉट ईजी टू कॉल एनी वन डिस्प्यूट एज ओनली रिलीजियस. बहुत कम ऐसे होते हैं that are only motivated because of religious reasons. Violence क्यों हो रहा है? Because of certain economic factors. There may be जैसे बांग्लादेश में, to give you an example, अधिकतर जो केसेस सामने आती हैं वो लैंड ग्रैबिंग की केसेस हैं. आप थोड़ा सा, आपके पास ज़मीन है, आपने उसमें घर बनाया, अपनी खेती बाड़ी कर रहे, somebody else is interested, उसने कुछ पैसा दिया, आपके खिलाफ केस लगा, आपके साथ वायलेंस हुआ. तो ये to say that it is only religious is very difficult. ये issues complex होती हैं. एक बहुत कम ऐसी situations होती है कि एक ही reason है, एक ही factor है. You know, you are attacked because you are a woman, you are attacked because you are a Christian, so there are multiple things because of which आपकी जो vulnerabilities हैं वो increase होती हैं because of your religion also. And therefore then, it is in that larger context. तो there are other factors also involved, definitely. I would say that very much so. This also raises question on religious freedom. मतलब ये तो एक सवाल है कि लोग पनिश किए जा रहे हैं, लोगों पे अटैक हो रहा है, लेकिन ये रिलीजियस फ्रीडम को कैसे इम्पैक्ट करता है एक आम क्रिश्चियन की ज़िंदगी में, जो कि शायद किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हो, लेकिन फिर भी वो डर रहा है अपनी पहचान को लेकर, अपनी आइडेंटिटी को लेकर, अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस को लेकर. Absolutely. I think community में फियर तो है कि आप कितना निकलेंगे, आपके ऊपर क्या सवाल आएंगे, व्हाट शुड यू नॉट बी डूइंग, आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हो. देयर इज़ अ लॉट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन विद इन द कम्युनिटी ऑल्सो अबाउट दैट कि आप यू नो, लाइक छोटी सी बात है, इट्स नॉट अ बैड थिंग, आपकी कलीसिया से एक आवाज़ कितनी आती है. मतलब इट्स नॉट अ बैड थिंग टू कंसिडर. भाई आपको your neighbor is going to get disturbed, but the reason is not that your neighbor is going to get disturbed because आपका neighbor आपका मारेगा उसके बाद, तो that should not be the reason why. And these things are very universal. मुझे लगता है कि across religious practices ये अजान की आवाज़ और टेम्पल से आवाज़ और कलीसिया से आवाज़, absolutely, तो मुझे उसमें सिंगल आउट करना किसी को भी correct. I completely agree with you, but this whole fear ना कि हम लोग कितना करें, तो जैसे उत्तर प्रदेश में कई जगह पे वहाँ पे उन्होंने अपनी कलीसियाँ बंद ही कर दी हैं क्योंकि उनको डर है कि भाई संडे को मारपीट होगी. तो इससे अच्छा भाई हम लोग फ़ोन पे मिल ले, जूम पे मिल ले, बट फिजिकली ना मिले. तो हाउ यू ड्रेस, हाउ यू, देयर सो मेनी फैक्टर्स ना, बट some of it is healthy. थोड़ा तो introspection is a helpful thing for a community because when we are living, we should also be aware of the impact we are having on the others. So पर ये इंट्रोस्पेक्शन के लेवल पे ही होना चाहिए मुझे लगता है. Correct. Not forced introspection. And not because of fear. That's my concern. Right. मुझे लगता है रिफॉर्म का प्रोसेस हर जगह चलता है, हर कम्युनिटीज में चलता है. इनफैक्ट उल्टा हो जाता है जब वायलेंस या एक्सट्रीम वो हॉस्टिलिटी होती है ना, तो आप अंदर देखना भी नहीं चाहते हो टू चेंज व्हाट शुड, लाइक the rights of women or Dalits within the community. Those things get pushed aside because you then have to present a more united front. तो वो चीज़ें हम लोग रिफॉर्म हो ही नहीं पाता है because you are so scared कि भाई आप कुछ भी हिलाएंगे तो पूरा आपके ऊपर वो आ जाएगा. So you know, how do you look at how you care for children? आप कैसे प्रेजेंट करते हो अपने आप को. दीज आर थिंग्स दैट टेक अ बैक सीट अगर आप बहुत ज़्यादा हॉस्टिलिटी के अंदर हो. आई वुड ऑल्सो लाइक टू फ्लैग जस्ट वन अदर इशू दैट आई थिंक इज़ अ मेजर कंसर्न इन दिस रीजन इज़ दिस इशू ऑफ बेरियल राइट्स. ये मुद्दा अभी इंडिया में तो काफ़ी मतलब बिकॉज इट ट्रैवल्ड अप टू द सुप्रीम कोर्ट हाल ही में कि आपकी ज़मीन है या आप उसी गांव में आप
आप सदियों से लोगों को, अपने फैमिली मेम्बर्स को, यू हैव बीन एबल टू बेरी योर डेड। पर अब आज की डेट में आपको अलाउ नहीं किया जा रहा है, क्योंकि आपको बोला जा रहा है कि भाई आप क्रिश्चियन हैं, आपको नहीं दिया जाएगी ये जगह, आप अपनी ज़मीन पे भी नहीं कर पा रहे हैं, आपको जाना पड़ रहा है बहुत दूर। नाउ दिस वाज हैपनिंग इन श्रीलंका ऑल्सो। खैर वो तो कोविड के टाइम पे उन्होंने थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया था, बट वहाँ पे नेपाल में भी, इन भूटान ऑल्सो, वे लैंड इज सीन एज precious, and land is seen as something that you cannot immerse something that is foreign into. तो ये जो आइडियाज़ हैं जिसकी वजह से सच ए सिंपल सोल्यूशन, आप स्पेशल एक साइट अलॉट कर दीजिए, तो दीज थिंग्स विच आर इवन स्मॉल थिंग्स दैट चेंजेस जो बननी चाहिए वो नहीं हो पाती। तो इन काठमांडू फॉर इंस्टेंस, वहाँ पे देयर इज़ नॉट इनफ बेरियल स्पेस फॉर क्रिश्चियंस, फॉर मुस्लिम्स। तो वहाँ पे आप काठमांडू से दूर हट के इन द फॉरेस्ट एरिया यू आर हैविंग टू गो एंड बेरी योर डेड, जहाँ पे रोड नहीं है। आप उस एरिया में वहाँ पे किसी तरह आप अलॉन्ग द साइड ऑफ द माउंटेन यू आर ट्राइंग टू दफना योर, तो कितना कितना डिफ़िकल्ट है, हाँ, डीह्यूमनाइजिंग प्रोसेस इन द टाइम ऑफ ग्रीफ। इंडिया में ऐसे कई केसेस हैं जहाँ पे द बॉडी इटसेल्फ हैज़ बीन एक्सह्यूम्ड और उसको रिकन्वर्ट करके, तो दिस इशू विच इज़ अ स्मॉल एडमिनिस्ट्रेटिव इशू कैन हैव सच a huge impact on the community. So these small things at least governments should be careful about and sensitive to. Yeah. तमीना, क्योंकि आप एडवोकेसी से भी जुड़ी हुई हैं और आप एडवोकेसी का काम करती हैं, और हम देखते हैं कि जो क्रिश्चियन डोमिनेटेड कंट्रीज़ हैं वो बहुत प्रॉस्परस हैं, पावरफुल हैं, और आई माइट बी रॉन्ग इन स्टीरियोटाइपिंग, हाँ, लेकिन मैं देखता हूँ कि वेस्ट में जहाँ क्रिश्चियंस बहुत हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंट्रीज़ हैं। तो इंटरनेशनल एडवोकेसी जो आप करती हैं, जो आप लोग करते हैं, उसका क्या इम्पैक्ट होता है हिंदुस्तान पे? क्या ये कंट्रीज़ हिंदुस्तान पे प्रेशर नहीं बनाती हैं कि आप एक्ट करें? और साउथ एशिया में सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, करेक्ट, नहीं, आई डेफिनेटली थिंक अभी एक पूरा इंटरनेशनल फोरम है, इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एंड बिलीफ का अलायंस, which is about 36-37 countries, जहाँ पे फ्रीडम ऑफ रिलीजन को बिल्कुल फ्रंट एंड सेंटर में करके वो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। एंड दे हैव रेज, लाइक जैसे मणिपुर में उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली ऑन द मणिपुर, इवन बिफोर द इंडियन पार्लियामेंट was doing anything, वो अपना रिपोर्ट निकाल रहे थे। सो देर इज़ अ डीप कंसर्न, यूरोपियन पार्लियामेंट में भी these are issues that they care about, but the sensitivity of our own government in India has been मिक्स्ड रिस्पॉन्सेज। हम लोग डिनाई करते हैं सब कुछ कि यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है, विच इज़ ओके, यू कैन डिनाई इट बट देन डू समथिंग अबाउट सो दैट इट्स एक्चुअली डिनाएबल। तो वो एक इशू है। दूसरी चीज़ है नेपाल, आई थिंक नेपाल, श्रीलंका एंड पाकिस्तान ऑल्सो, आई थिंक टू Pakistan's credit, they are a little more sensitive to international pressure. So I'll give you an example, Pakistan ka, on this issue, which I think really I really grateful that they are considering these. Pakistan mein there is an issue of grooming of young girls. It happens across religious communities, Muslim girls, Christian girls, Hindu girls, young 9-10-year-old girls, much older men are grooming them to either elope with these men, and फिर वो शादी करते हैं। जहाँ पे माइनॉरिटी की गर्ल्स होती हैं, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, सिख हो, तो वहाँ पे उनको कन्वर्ट किया जाता है ताकि किडनैपर पकड़ा ना जाए, क्योंकि these girls will not be handed back to their non-Muslim family members, क्योंकि कोर्ट उनको फिर give them to a government home और टेक देम, इवन हैंड देम बैक टू देयर अबडक्टर। कितने केसेस सामने आते हैं, यंग गर्ल्स 9-10-year-olds, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अडल्ट्स। यहाँ पे ये इशू है अंडर एज मैरिजेस का। पाकिस्तान in so many provinces, Islamabad, most recently in Balochistan, has said कि भाई यूनिफॉर्म एज ऑफ मैरिज, 18 साल से कम एज में आप शादी कर ही नहीं सकते। दैट विल प्रोटेक्ट ऑल गर्ल्स, इट डजंट प्रोटेक्ट ओनली हिंदू गर्ल्स और क्रिश्चियन गर्ल्स, इट विल प्रोटेक्ट मुस्लिम गर्ल्स ऑल्सो। एंड व्हाई इज पाकिस्तान डूइंग दिस? क्योंकि उनको मालूम है यूरोपियन यूनियन इज थिंकिंग अबाउट इट्स ट्रेड agreements with Pakistan, and Pakistan is doing whatever it can to make sure कि भाई trade agreement।
So that is, there are still one more state pending, पंजाब, जहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है इंसिडेंट्स, वो वाला बिल पेंडिंग है. फिर भी इट्स जस्ट रिमार्केबल कि फिर भी पाकिस्तान सोच रहा है इन चीज़ों के बारे में. एंड दीज आर पार्ट ऑफ आर इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस. हम लोग ने, सब ने, ऑल दीज कंट्रीज हैव साइंड agreements, international agreements saying we will protect human rights, including religious freedom. तो जब इंटरनेशनली ये आवाज़ें उठती हैं, हम लोग को शॉक नहीं होना चाहिए. ये हम लोगों ने नहीं बोला है कि हम लोग करेंगे. तो हमसे कोई पूछे कि भाई आप क्यों नहीं कर रहे हो, तो ना हमें शॉक होना चाहिए, ना हम लोग को डिनाई करना चाहिए, हम लोग को सिंपली करना चाहिए. राइट. तो when I said कि क्रिश्चियन डोमिनेटेड कंट्रीज, मुझे कहने का मतलब ये था कि जहाँ पे डेमोक्रेसी स्ट्रांग है, जहाँ पे क्रिश्चियन पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, जहाँ पे इंटरनेशनल सेंसिटिविटीज़ को ध्यान में रखा जाता है, तो उस हिसाब से मेरा सवाल था. और दूसरा सवाल मेरा एक और है आपसे तहमीना, कि रिलीजियस फ्रीडम की जहाँ तक बात आती है, तो चलिए एक तो बात है कि एक नैरेटिव है कि फोर्स्ड कन्वर्जन और पैसे दे के कन्वर्जन, बट देयर आर पीपल हु जेन्युइनली वांट टू कन्वर्ट. Of course. There are people who genuinely want to convert to Christianity. There are people who genuinely want to convert to Islam too. And we have come across a lot of people who want to do that, right? Absolutely. तो उनके लिए कितना मुश्किल हो जाता है ये अपने आप को कन्वर्ट करना? बहुत मुश्किल. I mean, आप, and I would say this is true across the region, अलग अलग manifestations हैं उसकी, कि आप जैसे इंडिया में कानून क्या कहता है कि आप कन्वर्ट होना चाहते हैं, अभी 12 स्टेट्स में है कन्वर्शन लॉ, आपको देना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेशन के सामने, जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है, आप वहाँ पे एफिडेविट देंगी, 60 दिन या 30 दिन डिपेंडिंग ऑन जहाँ कानून क्या कह रहा है, आपको वो इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी. अब ये बहुत प्राइवेट डिसीजन होता है, एंड ये डिसीजन आप बोले कि मैं 60 दिन के बाद कन्वर्ट हो रहा हूँ, एक्चुअली ये तो इंटरनल प्रोसेस होता है. तो ये अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है कानून के पास कि प्रोसेस होता क्या है. इट इज़ नॉट कि आपने किसी ने पानी छिड़क दिया आपके ऊपर तो आप कन्वर्ट हो गए. एक्चुअली इट इज़ अ मेंटल प्रोसेस. और जो इंटरनेशनल लॉ भी ये रिकग्नाइज करता है कि एक फोरम इंटरनम होता है, दैट इज़ आर थिंकिंग. उसके आप उसके ऊपर कानून लगाएंगे. मैं क्या सोच रही हूँ, आप क्या सोच रहे हैं, कोई कानून बता सकता है उसके ऊपर, कोई रोक लगा सकता है? कोई कानून नहीं रोक लगा सकता है. सो रिलीजियस फ्रीडम रिक्वायर्स, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस स्पेशली रिक्वायर्स कि आई हैव कंप्लीट फ्रीडम इन माई माइंड एटलीस्ट. हाउ इट विल मैनिफेस्ट इटसेल्फ उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, बट there can be no restrictions on somebody who wants to convert. Absolutely no restrictions, क्योंकि it is not even possible truthfully. I mean, आप penalize ज़रूर कर रहे हैं लोगों को by forcing them to go and inform ये जो magistrate है या permission लेके आइए, but actually the real conversion has already happened. है ना. तो आप किताब पढ़ेंगे या आपने कुछ सुना या जिसकी वजह से आपके दिल में कुछ आया कि आई नाउ वांट टू वर्शिप इन दिस वे और आई वांट टू वर्शिप सो एंड सो, एंड दैट इज़ वाई ऑल दीज एक्विटल्स आर हैपनिंग. क्योंकि जो लोग ग्राउंड पे हैं वो लोग कह रहे हैं कि भाई आई वांट टू कन्वर्ट. आप उसके ऊपर क्या रोक लगाएंगे? आप नहीं लगा सकते. एंड स्पेशली इंडिया में जहाँ पे फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, आप सोचिए इस चीज़ के में कि दैट इज़ protected, including the right to practice, profess and propagate the religion of one's choice. तो these 3 words were specifically added कि propagation भी include किया जाए. तो उसमें बहुत मुश्किल है कि आप इस पे रोक लगा पाओ because of these laws. And like you said, there are many people who want to convert, and some are converting to Hinduism, some are converting to Islam, some are because that's what people do. We change our ideas, and we should change our ideas about God. We should change our ideas about where we live. Why only religious thought needs to be so guarded? I mean, we think about political thought. Those are also ideas. We have ideas about who we should be in relationships with. कितना आप उसको रोक सकते हैं? आप नहीं रोक सकते. मतलब पॉलिटिकल थॉट भी आप अक्सर जिंदगी में आप 2-3 बार चेंज कर लेते हैं अपने. बिल्कुल. तो रिलीजन भी एक तरह का उस तरह का थॉट ही है. It is, you may think it is an extra important thought, right, but it is still thought, right, and for some people other thoughts will be more important. Absolutely. So why are you only protecting religious thought? True. अच्छा, लीगली भी मैं देखना चाह रहा हूँ, समझना चाह रहा हूँ
कि एक तो एंटी कन्वर्जन लॉज हैं जो मुश्किल कर रहे हैं कन्वर्जन्स को आज के दौर में, लेकिन जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है 1951 का जो दलित क्रिश्चियन को या दलित मुसलमानों को बोलता है कि अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो आपके दलित होने के हकूक़ जो हैं, जो राइट्स हैं आपके, जो कॉन्स्टिट्यूशनल आपको देता है प्रिविलेजेस, वो ख़त्म हो जाएंगे। तो उसको आप कैसे देखती हैं कि हाउ डज इट स्टॉप पीपल फ्रॉम स्पेशली फ्रॉम द लोअर बैकग्राउंड्स टू कन्वर्ट? बिल्कुल, एंड आई थिंक दिस इज़ द रियल एंटी कन्वर्जन लॉ। अगर आप देखिए तो इट इज़ टेलिंग समबडी, अ दलित कम्युनिटी से कोई, कि आप कन्वर्ट करेंगे तो आपके ऊपर एक पेनल्टी है। आप गवर्नमेंट जॉब नहीं ले सकते, आप एजुकेशन नहीं ले सकते, आपको जो बेनिफिट्स है, प्रोटेक्शंस भी हैं। और जबकि रिपीटेडली जो वेरियस गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, कमीशंस ऑल हैव फाउंड कि दलित मुस्लिम्स एंड दलित क्रिश्चियंस आर इक्वली सिचुएटेड। उनका हाल उतना ही ख़राब है when you compare it to other दलित communities। आप उसी गांव के कोने में रह रहे हैं, आपको वही कास्टिस्ट स्लर्स सुनने पड़ रहे हैं, आपके ऊपर वही रोक लगाई जा रही है। एंड ये फिनोमिना सिर्फ इंडिया का नहीं है। अभी पाकिस्तान में आई थिंक लिटरली अबाउट एक हफ्ते पहले एक जजमेंट आया है जहाँ पे द कोर्ट हेल्ड कि भाई जो स्वीपर का जॉब है उसमें वहाँ पे जब भी नोटिफिकेशन आता था स्वीपर के जॉब के लिए, वो बोला जाता था कि वो क्रिश्चियंस के, ओनली क्रिश्चियन शुड अप्लाई, ओनली क्रिश्चियन शुड अप्लाई फॉर द, एंड व्हाट, व्हाई इज इट डूइंग दैट? बिकॉज इट रिकग्नाइज्ड कि जो दलित कम्युनिटी है वो स्वीपर क्लास है, मोस्टली जो दलित्स हैं वो क्रिश्चियन हैं, एंड देयरफॉर ओनली Christian should apply। तो it was, and the court held कि भाई this is not on, कि आप ये ना कीजिए, make it open, कोई भी apply करना चाहता है। But it also found it was causing the death of many sweepers because it was not only cleaning the thing, it was the sewage workers। तो बट द प्रॉब्लम कि वहाँ पे भी दलित्स आर इक्वली बैडली ट्रीटेड। नेपाल चले जाइए, वहाँ पे भी क्रिश्चियन दलित्स and Dalits are treated very, very poorly. And it is recognized, in fact, because of the poor treatment of Dalits, many are even changing their faith in Nepal. Many, in fact, 65% of the church in Nepal comes from Dalit population. Because of the terrible experiences Dalit communities have faced. So people want to change, they want to get out of an oppressive system. I mean, especially when we think about कि इंडिया में तो डॉक्टर अम्बेडकर साहब का जो एग्जाम्पल था, his conversion was a political conversion. Right. I mean, of course, there was a religious aspect to it also, but when he converted to Buddhism, he was making a political statement also. Right. So people want to make statements when they, हाँ, तो आप उसी के लिए आपको penalize कर रहे हैं, आप बोलेंगे आपको protection नहीं है। एंड जब बहुत सारे केसेस, आई मीन आई एम नॉट श्योर अबाउट विद मुस्लिम कम्युनिटीज़, बट क्रिश्चियन कई केसेस सामने आते हैं वे कास्टिस्ट स्लर्स आर यूज्ड, उनको मूव किया जाता है, एंड द सोशल ऑस्ट्रेसाइजेशन दे आर फेसिंग इज एग्जैक्टली लाइक अनटचेबिलिटी। जैसे पहले आपको बोला जाता था कुएं से पानी नहीं लीजिए, आप उस गांव से उस मतलब खेत में नहीं जा सकते, वैसा ही ट्रीटमेंट है। आप क्रिश्चियन बन जाएंगे, आपको वही बोला जा रहा है आप वहाँ से कुएं से पानी मत लीजिए। तो वही अनटचेबिलिटी प्रैक्टिसेस चल रही हैं। राइट। तो तमीना, आई वांट टू अंडरस्टैंड समथिंग कि जैसे हिंदुस्तान में कैटेगराइजेशन है दलित क्रिश्चियंस का और ओबीसीज का, अलग अलग स्ट्राटास का, क्या साउथ एशिया में अलग अलग जगहों पे भी ये कैटेगराइजेशन है? पाकिस्तान में दलित क्रिश्चियंस को दलित की तरह आइडेंटिफाई करते हैं? तो इट इज़ नॉट एज स्ट्रॉन्ग बिकॉज द हिंदू कम्युनिटी इज स्मॉलर वहाँ पे, बट देर आर डेफिनेटली दे आर सीन एज लोअर कास्ट और अदर क्लासेस में आता है। एंड इन नेपाल देयर इज अ क्लासिफिकेशन, clearly, correct, which is why they are able to say also 65%। ये वायलेंस जो है हम पूरे पॉपुलेशन पे तो देखते ही हैं कि कैसे क्रिश्चियन पॉपुलेशन पे वायलेंस हो रहा है, कैसे वो दूसरी माइनॉरिटीज़ पे वायलेंस हो रहा है, लेकिन वुमेन का जो हिस्सा है वायलेंस का, चाहे वो मुस्लिम माइनॉरिटीज़ में हो या क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ में हो, वेयर दे हैव टू फेस सेक्सुअल वायलेंस एज वेल ड्यूरिंग वायलेंस, और उनके खिलाफ बहुत सारी ऐसी चीज़ें की जाती हैं जो कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी फॉर्म ऑफ वायलेंस होता है। तो उस तरह से क्रिश्चियंस के साथ क्रिश्चियन वुमेन को क्या क्या सफ़र करना पड़ता है, स्पेशली कॉन्फ्लिक्ट ऑन एरियाज़ में भी जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा है,
राइट तो बहुत आई मीन यू आर एब्सोल्युटली राइट जैसे वी हैव हर्ड सच टेरेबल incidents now where Muslim women have been targeted. So conflict areas में like Manipur there was a lot of sexual violence. We've seen it in other belts also sexual violence. कई जगह पे बहुत ही graphic violence. I mean Manipur in particular when you think about. But even tribal belts में ये बहुत common चीज़ है. अभी कुछ टाइम पहले की बात है in Chhattisgarh area, some tribal women were brought to the village council. They were stripped completely and उनके ऊपर फिर वही बोला कि आप कन्वर्ट करती हैं और ये सब एंड उनको बोला गया कि आप रिकन्वर्ट हो जाइए देन दे रिफ्यूज्ड एंड इतना ज़्यादा उनके साथ जो वायलेंस एंड द एक्सट्रीम बीटिंग एंड द फैक्ट कि पुलिस के आप कंप्लेंट भी नहीं लिखवा पाते एंड देयर इज़ सो मच शेम अटैच टू दिस सॉर्ट ऑफ इंसिडेंट्स कि देन पीपल डोंट इवन परस्यू दैट बिकॉज कि बात ख़त्म हो जाए बैठ जाए हाँ बैठ जाए वी हैव हर्ड ऑफ सेवरल इंस्टेंसेस जहाँ पे एक्सट्रीम वायलेंस की वजह से प्रेग्नेंट women being badly beaten so much so that they have miscarried जानबूझ के उनको स्टमक पे मारा जाना ताकि बच्चा गिर जाए तो ये कई केसेस मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ से हम लोग के सामने आई हैं नेपाल में द वायलेंस कम्स नॉट नेसेसरली फ्रॉम द कम्युनिटी बट फ्रॉम विद इन द फैमिली सो आप ये कई जगह देखा भी जाता है कि women convert quite more than men. तो you may be the only woman in the family who is a Christian. और जिसकी वजह से नेपाल में ये बहुत ही कॉमन है इनफैक्ट वहाँ पे फिर डोमेस्टिक वायलेंस होगा विद इन द फैमिली एंड आपको छोड़ दिया जाता है सो मैनी विमेन हैव जॉइंड द चर्च इन नेपाल हु आर सर्वाइवर्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस उनको बेघर कर दिया गया है सो दिस इज़ आई मीन दे लुक डिफरेंट अलग अलग जगह पे एंड लाइक जब आपने पहले भी क्वेश्चन पूछा था कि अदर डायनामिक तो देर आर विमेन के साथ यू नो विल यू से कि इज़ इट डोमेस्टिक वायलेंस और इज़ इट परसिक्यूशन फैमिली से ही हो रहा है तो इट इज़ नॉट सो ईजी इट्स दीज आर कॉम्प्लेक्स इशूज बट वायलेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है लोगों को बेघर कर देना बिकॉज उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज कम होती हैं सो कटिंग ऑफ फाइनेंसेस नॉट गिविंग देम एक्सेस टू जो उनकी राइट्स हैं रिसोर्सेज के तो वो बहुत कॉमन फैक्टर है Coming back to, again swinging a bit, but coming back to international pressure, and you mentioned that Pakistan was still obliged to succumb to these pressures because of the fact that they had a trade agreement with the European Union. लेकिन हिंदुस्तान में इंटरनेशनल प्रेशर बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं होता है मैं देखता हूँ तो उसका कारण क्या है What do you think is the reason why India is self-sufficient or Yeah, I think a little bit of that and also the geopolitics of it. At the moment, India is very important in the geopolitics. अगर हम लोग स्पेशली चाइना को रिलेशन में रख के देखें दो आई थिंक पाकिस्तान का जो स्पेशली यूएस फेवरिंग पाकिस्तान मोर रिसेंटली ही इज़ चेंजिंग दैट डायनामिक बट फिर भी इंडिया इज़ सीन एज एन इम्पॉर्टेंट एंड ऑल्सो इंडिया का जो लॉन्ग स्टैंडिंग डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स हैं इंडिया इज सीन एज द मोस्ट स्टेबल पार्टनर तो यू डील विद अ मोर मेच्योर डेमोक्रेसी डिफरेंटली देयर इज नो नीड फॉर पब्लिक शेमिंग इन दैट वे बट that's why I said ki in fact I would not use the word ki Pakistan succumbing because that those are Pakistan's obligations in fact Pakistan is rising up to doing that is what we are saying we will do in an international so Pakistan is keeping its word India is not keeping its word so I would say ki India should also recognize that to be a strong leader in the region it has to I mean especially when we want to be global players how do you become global the players imagination has to be broader than yes what it is right of course आप इतनी छोटी चीज़ों में ही फंस के रह जाओगे तो आप आगे कैसे and it is having an economic impact अगर religious freedom and any human rights issues have broad impacts on the economy where will investors want to go where they see stability where they see there is
equality in terms of where you can invest or who can invest, etc. If you are going to be playing petty politics, investors shy away from that. So India is losing out if it doesn't. Yeah. अच्छा, do you see signs of resistance or solidarity movements emerging civil society say, or Yeah, do you think definitely. there is a coalition of minority groups in India which talks about each Yeah. other's suffering? I think definitely. I mean, it is really remarkable. I think, especially as a Christian woman, I feel कि यहाँ पे the way that Muslim groups have come and helped us, identify problems. Not only Muslim groups, Hindu groups, atheist groups, agnostic groups. So अलग-अलग groups आके documenting the violence, working together to uncover it, raising the voice. Bangladesh mein there is a network called the Bangladeshi Buddhist, Hindu, Christian Sabha. So, bringing all groups together, including civil society. So, you need multiple groups like this talking about each other, because especially जो यहाँ का कॉन्टेक्स्ट है, वन इज़ अ majority तो द अदर इज़ अ माइनॉरिटी आसपास के ही देश में. तो वी हैव टू स्टैंड अप फॉर ईच अदर. तो वो सॉलिडारिटी पीपल अंडरस्टैंड एंड आर रेजिंग ऑल्सो डेफिनेटली. ये ग्रास रूट पे जो क्रिश्चियन लीडर्स हैं वो अपनी सर्वाइवल और डिग्निटी को कैसे नेगोशिएट करते हैं, कि वो एक तो आम पॉपुलेशन है जो क्रिश्चियन है, Correct. और वो भी वल्नरेबल है, लेकिन Right. क्रिश्चियन लीडर्स जो हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, आप जैसे एक्टिविस्ट हैं, Right. उन पे किस तरह खतरा होता है? आई थिंक ग्राउंड पे तो काफ़ी लोगों के ऊपर प्रेशर है, बट द ओनली वे टू सर्वाइव दैट प्रेशर एंड ऑल्सो टू रेजिस्ट इन द फेस ऑफ ऑल दैट कि आप लोगों के साथ मिल के चलिए. तो नेटवर्क्स बन रही हैं, ग्रास रूट नेटवर्क्स है, ग्रास रूट लेवल पे एसोसिएशंस हैं, पास्टर्स की मिलने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं. कुछ प्रॉब्लम होती है तो दे आर द वंस हु कैन शो अप. आप अब दिल्ली से आप क्या कर लेंगे. तो लोकल नेटवर्क्स बनाना बहुत ज़रूरी है. लोग समझते हैं ये. सो पीपल आर कमिंग टू ईच अदर्स हेल्प. ये थोड़ा सा है कि जब केस होता है तो कई लोग पीछे भी हटते हैं, बिकॉज नेचुरली यू डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व ऑल्सो, बट देर आर अदर्स हु विल स्टैंड अप एंड. तो वो सॉलिडारिटीज़ धीरे धीरे बन रही हैं. Like it has been said ना, if you don't hang together you will hang separately. तो वही चल रहा है. People are. What is state about the question of secularism in South Asia? मुसलमानों के अराउंड तो बात होती है हिंदुस्तान में, सेकुलरिज्म को क्वेश्चन करते हैं हम, और पाकिस्तान में फॉर दैट मैटर जो अटैक्स होते हैं हिंदू माइनॉरिटीज़ पे, सिख माइनॉरिटीज़ पे, और उनके अराउंड भी एक जो नैरेटिव है कि बहुत लोग यहाँ पे आ जाते हैं, तो उस पर भी हम बात करते हैं. लेकिन क्रिश्चियंस पे जो अटैक है उसको हम सेकुलरिज्म से नहीं जोड़ते हैं. आई डोंट नो, आई डिडंट थिंक ऑफ इट दैट वे. मेरे को तो लगता था कि जब लोग हम लोग के साथ जुड़ रहे हैं बाकी ग्रुप से, वो इट्स बिकॉज दे रिकग्नाइज दैट इंडिया एंड या सेक्युलर, एंड आई वुड से कि अदर ग्रुप्स इन श्रीलंका होते हैं, that we are seen as part of parcel of the region and therefore आवाज़ उठाई जा रही है. But I think somewhere civil society also has also agreed with the narrative कि भाई तुम लोग conversion थोड़ा सा कम कर दो तो शायद से तुम लोग के ऊपर ना हो. So that मेरा कहने का मतलब यही था कि वो सेकुलरिज्म से हट के क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है कि तुम कन्वर्जन कम कर दो. कम कर दो तो तुम लोग थोड़े से बचे रहोगे, तुम लोग ज़्यादा रिलीजियस हो हमारे लाइकिंग के लिए. बट दैट इज़ ऑल्सो ऑल राइट, दैट इज़ देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स. बट आई थिंक वो शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि ऐसे जब चीज़ें सामने आती हैं तो लोग समझ रहे हैं कि चाहे आप अपने घर में अपना बर्थडे पार्टी मना रहे हैं तो आपके ऊपर अटैक हो रहा है, ये ज़रूरी नहीं कि आप वहाँ पे किसी को कन्वर्ट कर रहे थे. तो पीपल गेट दैट नाउ. आई थिंक धीरे धीरे वो इमेजिनेशन में आ रहा है लोगों के. I think towards the end of this discussion, I would like to understand what do you think is the immediate steps that these governments in South Asia can take to end this violence against Christians, और सिविल सोसाइटी के लेवल पे क्या स्टेप्स होना चाहिए, मासेस में किस तरह के मैसेज को लेके हमें जाना चाहिए. Yeah, no, that's important. I think especially for governments recognizing that actually religious freedom, civil rights are important for democracies. ये बहुत important है. I say this not necessarily in the Indian context. I think नेपाल में अभी because of the political upheaval, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, it is important for them to commit
टू दीज वैल्यूज़ एंड एक अपॉर्चुनिटी है और वो लोग करने की कोशिश भी कर रहे हैं. तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट दीज आर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स. तो देन रिपीलिंग दीज एंटी कन्वर्जन लॉज जहाँ तक हो सके इन नेपाल उनके कॉन्स्टिट्यूशन में है, उसको हटाने की ज़रूरत है. इन श्रीलंका जहाँ पे बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट सर्कुलर्स यू कैन नॉट बिल्ड प्लेसेस ऑफ वर्शिप, उनको रिजॉल्व किया जाए. yes there needs to be maybe some regulation of where you can build, how you can build, but it should not be cherry picking कि आप सिर्फ एक कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं उसमें. तो bring neutrality in these laws वो बहुत important है. So there are various laws that need repealing. In Pakistan, for instance, the blasphemy laws have to have safeguards. Right. If not repeal, at least safeguards. So you have to bring them in. In anti-conversion laws, if not repeal, then safeguard. So there is multiple things that can be done. And जो administrative tweaks है, burial grounds. पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा इशू बन रहा है आईडी कार्ड्स का, कि आपके आईडी कार्ड में गलती से अगर इस्लाम आ गया तो उसको वापस चेंज करने में आपको साल लग जाएंगे, आप चेंज नहीं कर पाएंगे. छोटी छोटी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्वीक्स हैं, उसको आप स्ट्रीमलाइन कीजिए. ensure burial grounds are available so that you reduce hostility. उन areas को regulate कीजिए, not freedom of thought, freedom of speech and expression, वो वाला जो चल रहा है. So that needs to be done at government levels. दूसरा, we need to create effective religious literacy in the policing and judiciary. What does it mean when people gather together? पुलिस समझ ही नहीं पाती है कि भाई जो लोग मिल रहे हैं अपने ही घर में मिल रहे हैं, वो कन्वर्जन के लिए नहीं मिल रहे हैं, वो लोग बस दुआ के लिए मिल रहे हैं. तो उस चीज़ को समझने के लिए पुलिस को किसी को समझाना पड़ेगा. सो सम ट्रेनिंग, सम सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स ऑफ द पुलिस, ऑफ द जुडिशरी ऑल्सो, टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द प्रॉब्लम्स. That is at, I think, at the administration government level. Civil society needs to make sure कि we document these stories well. बहुत इंसिडेंट हो रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन पुअर है across the region. उसको we have to document better, we have to be able to tell the story better, we have to engage the media more on these issues. So that is our responsibility. And I think when it comes to educators, I think in the region, whether it is schools or colleges, create opportunities for dialogue, religious literacy. Let us understand each other's faith traditions. Let us know more about that. Itself will help reduce and create resistance, resilience जो है. Right. There's something else that comes to my mind, and I'll use this as the last question. ये क्रिश्चियन स्कूल्स जो हिंदुस्तान में हैं, और हम भी क्रिश्चियन स्कूल से पढ़े हैं, और बहुत अच्छे होते हैं मिशनरी स्कूल्स, और बहुत रेप्यूटेड होते हैं. आज की डेट में क्या क्रिश्चियन स्कूल्स को भी चैलेंजेस हैं, नॉर्मल मिशनरी स्कूल्स को भी चैलेंजेस हैं अपने एक्टिविटीज़ को चलाने के लिए? डेफिनेटली बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं जहाँ पे मॉब्स आती हैं. इंडिया में तो डेफिनेटली, बट इवन इन नेपाल एंड पाकिस्तान वी हैव हर्ड, जहाँ पे आपको बोला जाता है कि भाई यहाँ पे धर्मांतरण करने की कोशिश की जा रही है, या आपने यहाँ पे जीसस का वो क्यों डाला हुआ है, या मैरी का क्यों डाला हुआ है, आप सरस्वती का डालिए. So all of that is going on across, and there are also policies कि आप जैसे in at least the Indian constitution allows you to set up these educational institutions to be able to even share about your own faith traditions. तो वहाँ पे ये restrictions लाना, but thankfully on this the courts have been very strong. The courts, at least in India, have been standing up for minority educational institutions. काफ़ी अच्छा body of case law है, तो उसको हिलाना आसान नहीं है, but attempts तो ज़रूर चलती हैं. But there is pressure on Christian institutions. आप FCRA से देख लीजिए, वरना कितना प्रेशर आता है ऑन इंस्टीट्यूशन, कितने ऑर्गेनाइजेशंस बंद हो गई बिकॉज वो जो एलिगेशन है कन्वर्जन का, उसमें भी है कानून में, नॉट ओनली कि आप प्रोसिक्यूट किया गया है, सॉरी कन्विक्ट किया गया है, बट प्रोसिक्यूशन इज इनफ फॉर यू टू लूज योर FCRA लाइसेंस. कितने ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कितने फॉल्स केसेस, हाँ कितने फॉल्स केसेस. सो इंस्टीट्यूशंस आर अंडर प्रेशर. And since you also spoke about FCRA, आज की डेट में कितना मुश्किल है एक क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन के लिए फंक्शन करना, क्योंकि लॉट ऑफ मनी कम फ्रॉम आउटसाइड फॉर अदर माइनॉरिटीज़ टू एंड फॉर अदर ग्रुप्स टू हु आर वर्किंग ऑन डिफरेंट इश्यूज. आई मीन इट्स हाँ, मतलब चाहे वो जेंडर पे काम कर रहे हों, चाहे वो किसी पॉलिटिकल क्वेश्चन पे काम कर रहे हों, चाहे वो रिलीजियस क्वेश्चन पे काम कर रहे हों. तो FCRA के बिना कितना मुश्किल है सस्टेन करना आज की डेट में, जिनके पास FCRA जा चुका है.
आई थिंक बहुत चैलेंजिंग तो है बिकॉज देर इज़ ऑल्सो बीन इन इकोनॉमिक स्लो डाउन, तो रेजिंग फंड्स विद इन द कंट्री इज़ ऑल्सो डिफ़िकल्ट एंड दीज आर इंटरनेशनल इशूज़. पीपल डू वांट टू शो इंटरनेशनल सॉलिडारिटी, तो बाहर से पैसा नहीं आएगा तो दिक्कत तो होती है डेफिनेटली. एंड आई थिंक आई get the numbers wrong, but it is estimated about 20,000 organizations have lost their FCRA license, not only Christians, across civil society etc. तो उसका जो impact है वो I mean who are the end user beneficiary कौन होगा उसका? They will be ordinary citizens हमारे इंडिया में, most vulnerable communities. तो उनका जो impact is unprecedented. People who were not getting midday meals, who were not being able to access education, who were not getting self-help groups, all of that has been impacted. Now, also, if you, okay, so on one hand, आपने रोका बाहर से पैसा, तो make it easier for Indians to give. Let us make, give us some tax benefits, ताकि I will give, instead of giving to the government, I will give to non-profits who will be able to. US में why are so people so generous? It is also because of our tradition, but one of it that is you get a huge tax benefit. Right. So I will give. So people want to give. Indians would like to give, but make it easier for people to give. Yeah. So there is a reform needed in that law. Yeah. Okay, Tahmina, thank you so much for joining us and having this important conversation. Thank you.